वेलकम टू एक्सक्यूब क्लासेस। बेटा आज हम क्लास 10th का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर डिस्कस करेंगे, जिसमें से हमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। जैसे रिफ्लेक्शन पढ़ना है, लाइट पढ़ना है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट पढ़ने हैं, लाइट का नेचर पढ़ना है और रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर। अब ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। अब उस चैप्टर शुरू करें उससे पहले हम एक बात ये डिस्कस कर रहे हैं कि आप अपनी पेन और कॉपी को और निकाल के रखिए अपने साथ। जैसे जैसे आप देखते जाएं उसको पॉज करिए वीडियो वहीं की वहीं और आप उसको नोट करिए, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं बेटा, जिससे जैसे ही चैप्टर आपका एंड हो जाए उसके बाद उसको अपनी कॉपी पे नोट करिए और वो आपको रिवीजन में बहुत हेल्प करेगा। तो शुरू करते हैं बेटा। हमारा पहला टॉपिक है रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन ये होता है किसी भी लाइट का किसी के ऊपर गिरना और वहां से गिर के वापस लौटना बेटा, इसी को बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्ट बैक कर जाना। लाइट क्या होता है? लाइट एक तरीके की एनर्जी की फॉर्म होती है बेटा, एक तरीके की फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो क्या करती है, आसपास की चीजें जो हमारे आसपास हैं उनको देखने में हेल्प करती है। ये होती है लाइट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो अपनी लाइट खुद फेंकते हैं, जो अपनी लाइट खुद फेंकते हैं उन ऑब्जेक्टों को कहते हैं बेटा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे कि सन, ट्यूबलाइट, बल्ब, ये सारे एग्जांपल हो गए हमारे किसके? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो अपनी खुद लाइट अपनी फेंकते हैं, बल्कि जिनकी खुद की लाइट होती है वो उन लाइटों को रिफ्लेक्ट बैक करते हैं। जैसे कि बोर्ड, मान लीजिए बोर्ड की खुद की लाइट तो है नहीं, पर जिनकी खुद की लाइट है वो आकर इन पे गिरेगी और ये उसी लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे, और रिफ्लेक्ट करने के बाद वो लाइट हमारी आईज में एंटर होगी और तो इसीलिए फिर हमें वो वाला ऑब्जेक्ट भी विजिबल हो जाएगा। जैसे कि बोर्ड, ह्यूमन बीइंग्स, मैं, आप सब, ये सब चीजें जो अपनी खुद की लाइट नहीं होती है और हमारे आसपास हैं पर हम उनको देख सकते हैं, वो सारे ऑब्जेक्ट क्या हो गए हमारे? बुक, टेबल, चेयर, ये हमारे हो गए नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। लाइट हमेशा जो होती है बेटा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है। अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं कर रही होती तो वो कभी भी शेडो नहीं बनाती। लाइट हमसे कैसे ट्रेवल करती है? स्ट्रेट लाइन के अंदर। नेक्स्ट, नेचर ऑफ लाइट। बेटा इसके पीछे दो थ्योरी चलती हैं कि लाइट या तो वेव थ्योरी है या फिर पार्टिकल थ्योरी है। आप कैसे कहेंगे कि लाइट हमारी वेव थ्योरी है या फिर पार्टिकल थ्योरी है? उसको इसको समझने के लिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं वेव थ्योरी क्या होता है। वेव थ्योरी कहती है बेटा लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बनी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बनी होती है, जिसको कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होती ट्रेवल करने में, ना ही सॉलिड, ना ही लिक्विड, ना ही गैस। लाइट हमारी ट्रेवल कर जाएगी विदाउट एनी मीडियम। ये कहती है हमारी क्या? वेव थ्योरी। और पार्टिकल थ्योरी क्या कहती है बेटा कि लाइट जो होती है हमारी पार्टिकल से मिलकर बनी होती है और बहुत तेज स्पीड से चलती है, बहुत तेज स्पीड चलती है और स्ट्रेट लाइन में चलती है। ये कहती है हमारी क्या? पार्टिकल थ्योरी। वेव थ्योरी में लाइट की वेवलेंथ बताई गई है 4 × 10⁻⁻7 से लेकर 8 × 10⁻⁷ तक। आप इसको याद कैसे करेंगे बेटा? 4 को डबल कर दो, सिर्फ 4 से 8, 10⁻⁻7 से 10⁻⁷ मीटर तक। और स्पीड ऑफ लाइट क्या बताई गई है इसमें? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब याद करने का, बस याद करने की ऐसी ट्रिक बता रहा हूं। 4 से 1 कम कर दो, ऐसा कुछ है नहीं पर बस एक ट्रिक है। वेवलेंथ में अगर 4 याद किया आपने तो 4 से 1 कम कर दो 3, तो 3 हो गया। और फिर जो कम किया उसको पावर में इंक्रीज कर दो, तो 10⁻⁷ थी वहां पर हमारी वेवलेंथ में, तो यहाँ पर स्पीड में क्या हो जाएगी? 10⁸, और वहां पर -7 था, माइनस साइन को हटा के प्लस साइन कर दो, तो ये हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यूनिट इसकी होती है मीटर पर सेकेंड। स्पीड क्या होता है बेटा? फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो मीटर पर सेकेंड। अब वेव थ्योरी क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि जो कुछ फिनोमेना ऐसे होते हैं लाइट में जो वेव थ्योरी के द्वारा ही पॉसिबल हो सकते हैं, जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन। ये सारे तभी फिनोमेना तभी अकर करेंगे लाइट के द्वारा जब वो क्या होगी? वेव की फॉर्म में होगी। और अगर शेडो और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट के द्वारा अगर क्रिएट हो रहा है, ये इफेक्ट क्रिएट हो रहे हैं, तो वो तभी क्रिएट हो सकते हैं अगर लाइट मेरी किस फॉर्म में हो? पार्टिकल की फॉर्म में हो। तो इसीलिए पिछले 100 सालों से हम ये कहते हैं कि लाइट जो होती है बेटा डुअल नेचर की होती है, उसमें वेव थ्योरी और पार्टिकल थ्योरी दोनों एप्लीकेबल है। इसलिए हम कहते हैं जो नेचर है लाइट का वो कैसा है? डुअल नेचर है, वेव थ्योरी प्लस पार्टिकल थ्योरी। नेक्स्ट टॉपिक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन अभी बता के चुका हूं बेटा, किसी भी ऑब्जेक्ट पे लाइट गिरी और वहां से रिफ्लेक्ट बैक होकर आ जाए और फिर हमारे लिए वो ऑब्जेक्ट विजिबल हो, तो उसी को बोलेंगे हम क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट पॉइंट, जो शाइनी सरफेस है उनके द्वारा जो रिफ्लेक्शन होता है बेटा वो बेस्ट रिफ्लेक्शन होता है किसके कंपैरिजन में? जो डल सरफेस होते हैं। शाइनी सरफेस अच्छी तरीके से लाइट को रिफ्लेक्ट करता है कंपेयर टू डल सरफेस। सिल्वर इज द वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। सिल्वर जो होता है बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर होता है लाइट का। इसका एक एग्जांपल बताते हैं आपको। जो मिरर होते हैं जिसमें हम लोग अपने आप को देखते हैं, उस मिरर में बेटा पीछे जो होता है उसमें हम सिल्वर कलर की पॉलिश कर देते हैं, जिससे हम उसको हमें हमारी इमेज अच्छी तरीके से दिखे। और सिल्वर कलर की कोटिंग को बचाने के लिए रेड पेंट कर देते हैं, जिससे सिल्वर कलर की कोटिंग जल्दी ना उतरे, ऐसा नहीं हो कि वो आर पार हो जाए मिरर।
तो इसीलिए उसके ऊपर पीछे क्या कर देते हैं, सिल्वर के ऊपर रेड कलर की कोटिंग कर देते हैं। ये बेटा होता है रिफ्लेक्शन। किसी कोई लाइट गई, टकराई और वापस आ गई, इसी को बोलेंगे रिफ्लेक्शन। बीम ऑफ लाइट, एक लाइट रेज, एक कोई भी लाइट रे होगी, फिर दो, फिर तीन, इसी तरीके के बहुत सारी जब लाइट रेज मिल जाएंगी तो उनको हम बोलेंगे बेटा बीम ऑफ लाइट। तो जो बंडल बनेगा लाइट रेज का उसको बोलेंगे हम क्या, बीम ऑफ लाइट। नेक्स्ट टॉपिक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन मिरर। इसको समझने के लिए पहले ये पता होना चाहिए कि प्लेन मिरर क्या होता है। ये होता है बेटा हमारा प्लेन मिरर। एक स्ट्रेट लाइन बना दो, उसके पीछे इस तरीके से स्लैंट लाइन बना दो, ये पता चल जाएगा ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे प्लेन मिरर को। अब इंसिडेंट रे क्या होती है, कोई भी रे हमारी इस मिरर पे आके इस तरीके से गिरी तो इस रे को हम बोलेंगे बेटा क्या, इंसिडेंट रे। कोई भी रे जो किस पे गिरती है, मिरर पे गिरती है, तो उसको इंसिडेंट रे बोलेंगे। और जिस पॉइंट पे गिर रही है उस पॉइंट के द्वारा अगर दोबारा रिफ्लेक्ट बैक कर जाए टकराकर, तो उस रे को बोलेंगे बेटा हम रिफ्लेक्टेड रे। उस रे को बोलेंगे हम रिफ्लेक्टेड रे। और जिस पॉइंट पर मेरी इंसिडेंट रे गिरी है उसको बोलेंगे बेटा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। लिखा हुआ है डेफिनेशन, आपको स्क्रीनशॉट का टाइम मिलेगा तब आप नोट कर लीजिए, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एक होती है बेटा नॉर्मल रे जो कि परपेंडिकुलर होती है मिरर पे, इस तरीके से सीधे आगे गिरती है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, इसको बोलेंगे हम नॉर्मल रे। इसकी भी अभी डेफिनेशन में आपको लिख के रखूंगा तब आप उसको नोट कर लेना। इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में जो एंगल बनता है बेटा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस और नॉर्मल रे के बीच में। और ये होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में होता है, इसको बोल देंगे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद आगे के टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। चलिए बेटा दोबारा शुरू करते हैं। जो हमने आपको बताया था एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस और नॉर्मल रे क्या होती है, वो समझा दिया था, उसकी डेफिनेशन नहीं लिखवाई थी, ये डेफिनेशन लिखी हुई है, आप इनको नोट कर लेंगे। अब हम इसमें पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या कहते हैं बेटा कि अगर कोई रे ऑफ लाइट नॉर्मल पे आएगी तो वो किस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक करेगी। फिर रेगुलर रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हम देखेंगे। फिर रेगुलर रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के बाद पढ़ेंगे बेटा इमेज और ऑब्जेक्ट। इमेज क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से। ये तो आप नोट कर लेना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है बेटा। पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है बेटा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे एक ही प्लेन पे आके गिरेगी। इंसिडेंट रे जो रे आ रही है टकराने के बाद जो लौट रही है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे जो परपेंडिकुलर गिरती है किसी मिरर पर, वो तीनों क्या होंगी, एक ही प्लेन पर लाई करेंगी। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा मेरा वो किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरा किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। तो ये हो गया मेरा दूसरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। डायग्राम बनना है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे एक ही प्लेन पे लाई कर रही है, तो ये हो गया फर्स्ट लॉ। और दूसरा क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो ये हो गया मेरा दूसरा लॉ। एक क्वेश्चन होता है बेटा, अराइज आता है कि मान लीजिए कोई भी रे ऑफ लाइट नॉर्मल पे सीधे आ रही है तो वो किस डायरेक्शन में वापस जाएगी। तो बेटा जब वो कोई भी रे ऑफ लाइट सीधे नॉर्मल पे आ रही है तो वो सेम उसी डायरेक्शन में वापस लौट जाएगी। और इसके अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा हमारा, जीरो। क्या बनना है, कोई भी एंगल बनना, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, जीरो। जिस पर गई वो उसी पे वापस आ गई, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, जीरो हो गया। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है हमारा किस पे एप्लीकेबल है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मेरा एप्लीकेबल है बेटा प्लेन मिरर पर और स्फेरिकल मिरर पर। स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, स्फेरिकल मिरर बेटा दो तरीके के होते हैं, एक कॉनकेव और दूसरा कॉन्वेक्स। इनको हम आगे भी डिटेल में देखेंगे, अभी इतना समझ लीजिए कि प्लेन मिरर जो होता है और स्फेरिकल मिरर जो होता है, इन दोनों पर मेरे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होंगे, लागू होंगे, एप्लीकेबल होंगे। अगला रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है बेटा, रेगुलर रिफ्लेक्शन में अगर कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट जाती है किसी एक स्मूथ सरफेस पर तो वो पैरेलल ही एक डायरेक्शन में वापस रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती है। डेफिनेशन देख लो, पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट इज रिफ्लेक्टेड एज अ पैरेलल बीम इन वन डायरेक्शन। जैसे पैरेलल बीम ऑफ लाइट गई इंसिडेंट हुई किसी स्मूथ सरफेस पे तो फिर वो पैरेलल ही वापस आ गई रिफ्लेक्ट होकर। ये हो गया रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसमें जो सरफेस होता है बेटा हमारा स्मूथ होता है। स्मूथ सरफेस के एग्जांपल हो गया जैसे कि क्या कहते हैं, प्लेन मिरर ले लो। और प्लेन मिरर कैसा होना चाहिए, हाईली पॉलिश्ड होना चाहिए। सेकंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है, अगर कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज गई पर जब वो रिफ्लेक्ट हुई तब उनकी डायरेक्शन क्या हो जाए बेटा, अलग अलग अगर हो जाए तो उस तरीके के रिफ्लेक्शन को बोलेंगे हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में ये नहीं आप समझेंगे कि इसमें लॉज
ऑफ रिफ्लेक्शन मेरे काम नहीं कर रहे हैं, वो जो अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है अगर कोई मेरी रे ऑफ लाइट, उसका रीजन बस यही है कि उसका सरफेस कैसा है, स्मूथ नहीं है। सेकंड, अगला पॉइंट, अगला आता है बेटा ऑब्जेक्ट और इमेज। ऑब्जेक्ट क्या होता है? कोई भी चीज जो लाइट को रिफ्लेक्ट करे, चाहे वो लाइट उसकी खुद की हो या फिर वो किसी और से, उसने ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट ली है, उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो कहलाएगा मेरा क्या? ऑब्जेक्ट कहलाएगा बेटा। कोई भी बॉडी, कोई भी चीज जो कि क्या करे, कोई रिफ्लेक्ट करे लाइट को, या तो उसकी खुद की हो या फिर उसने किसी से लाइट ले ली है, उसको रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, तो वो कहलाएगा मेरा ऑब्जेक्ट। और इमेज क्या होता है बेटा? कोई भी लाइट रेज किसी ऑब्जेक्ट पर गिरी, उसके बाद वो जो है कहां पर गई बेटा? मिरर पर गई, और फिर मिरर से वो दोबारा रिफ्लेक्ट होके आई, तो उसको बोलेंगे हम क्या? इमेज। अगर कोई भी लाइट रेज ऑब्जेक्ट में से निकली और मिरर पर गिरी, और उसके बाद हम जब मिरर पर देखेंगे, मिरर में देखेंगे, तो वो जो हमें दिखेगी वो क्या दिखेगी? इमेज दिखेगी। एग्जाम्पल, आप अपने आप को शीशे में देखिए, जब आप अपने आप को शीशे में देखेंगे तो मान लीजिए आपने अपना फेस देखा, तो फेस जो होगा आपका वो इमेज है। सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने जाते हैं, उसमें आप अगर एक्टर देखें या कोई एक्ट्रेस देखें, तो वो जो आप देखेंगे वो क्या? इमेज है उनकी। तो इमेज समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और इमेज जो है बेटा, हम मिरर में भी देख सकते हैं, लेंसेज में भी देख सकते हैं। यहां तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, इसमें देखेंगे रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है, और इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। उसके बाद देखेंगे बेटा क्या? लेटरल इन्वर्जन देखेंगे। लेटरल इन्वर्जन के बाद देखेंगे हम यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। तो अब सबसे पहले तो ये देखते हैं कि रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है। देखो, रियल इमेज वो इमेज होती है बेटा जो हमें किस पर मिलती है? स्क्रीन पर मिलती है। अब इसको हम याद कैसे रखेंगे कि रियल इमेज हमें स्क्रीन पर मिल रही है? तो आप ये देखो, रियल से याद रखो, रील्स रील्स होती हैं, वो आप मोबाइल में इस तरीके से स्क्रॉल करते जाते हो, तो रील्स जो होती है मोबाइल पर देखते हो तो स्क्रीन पर देख रहे हो आप, तो इसलिए रियल इमेज कौन सी इमेज होगी? जो स्क्रीन पर मिले। और इसके अलावा वर्चुअल इमेज वो इमेज होती है जो बेटा कहां पर मिलती है हमें? स्क्रीन पर नहीं मिलती। जब हम उस इमेज को मिलेगी, जब हम अपने आप को शीशे में देखेंगे, मिरर में देखेंगे, तो हमें वो इमेज मिलेगी। तो वो वाली जो इमेज होगी जो मिरर पर मिल रही है हमें, वो इमेज कहलाएगी बेटा कौन सी? हमारी वर्चुअल इमेज। याद कर लो यहीं पे। रील्स के द्वारा जो देखी जाती है, किस पे मिल रही है? मोबाइल की स्क्रीन पर मिल रही है, तो रियल इमेज। वर्चुअल इमेज कौन सी इमेज होती है? जो हमें किस पर मिलेगी? मिरर पर मिलेगी। तो ये डिफरेंस हो गया रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लो रियल इमेज का क्या होगा। रियल इमेज का एग्जाम्पल होगा, अब जैसे हम पिक्चर देखने जा रहे हैं, तो उसमें जो भी कैरेक्टर आएंगे, चाहे एक्ट्रेस हो, चाहे एक्टर हो, चाहे विलन हो, कोई भी होंगे बेटा, वो समय में कहां मिलने हैं? स्क्रीन पर देख रहे हैं हम। तो उनकी सारी इमेजेस किस पे आ रही है? स्क्रीन पर आ रही है। तो जो भी इमेज स्क्रीन पर आ रही है वो हमारी कैसी कहलाएगी? रियल इमेज कहलाएगी। और वर्चुअल इमेज कौन सी इमेज कहलाएगी? जो हमें किसमें मिलेगी बेटा? मिरर के ऊपर मिलेगी। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम अपने आप को किसमें देख रहे हैं? प्लेन मिरर में देख रहे हैं, तो वो इमेज कैसी होगी? हमारी वर्चुअल इमेज होगी। और वर्चुअल इमेज कैसी इमेज होती है बेटा? अनरियल, और ऐसे होती है कि इल्यूजन, इल्यूजन टाइप की है, भ्रम। ऐसा लगता है कि क्या कहते हैं, हम हैं, पर एक्चुअली में वो हम है नहीं, वो हमारी इमेज है। अनरियल और इल्यूजन। अब इमेज कैसे फॉर्म होती है प्लेन मिरर के अंदर? प्लेन मिरर के अंदर इमेज कैसे फॉर्म होती है? अब ध्यान से समझना। मान लीजिए ये हमारा प्लेन मिरर है, सीधा रखा हुआ है। अब इस मिरर पे ये स्ट्रेट लाइन बनी होती है, और इधर से स्लैंट लाइन बना देते हैं, तो बेटा हमारी ये डायग्राम होता है प्लेन मिरर का। प्लेन मिरर में हमेशा ध्यान रखने वाली बात ये है बेटा, हमेशा दो रे ऑफ लाइट्स जब आपस में जाके मिलती हैं, तब जो इमेज का फॉर्मेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं? वही इमेज का फॉर्मेशन, जब जो दो रेज ऑफ लाइट आपस में जाके मिलेंगी, तभी हमारा इमेज का फॉर्मेशन होगा। किसके द्वारा? प्लेन मिरर के द्वारा। प्लेन मिरर के द्वारा तभी इमेज का फॉर्मेशन होगा, जब कोई भी दो रे ऑफ लाइट आपस में जाके मिलेंगी, तो हमारे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा बाय प्लेन मिरर। अब देखते हैं कैसे। अब जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट रखा है, अब इस ऑब्जेक्ट में से कोई रे ऑफ लाइट इस तरीके से निकली और रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी बेटा इस डायरेक्शन में, तो ओ ए तो इंसिडेंट रे हो गई, और ए एक्स रिफ्लेक्टेड रे हो गई। अब ध्यान से देखना, ओ बी दूसरी रे ऑफ लाइट आई जो कि इंसिडेंट रे होगी, और दोबारा टकराकर प्लेन मिरर से वो दोबारा रिफ्लेक्ट हो गई, बी वाई, ये हो गई हमारी रिफ्लेक्टेड रे। अब जब ये जो रे होंगी ए एक्स और बी वाई, जब इसको मैं एक्सटेंड कर दूंगा पीछे की तरफ, और इसको जब मैं मिला दूंगा बेटा, जहां पर जाके ये इंटरसेक्ट करेंगी वहां पर मेरी इमेज का फॉर्मेशन होगा, उसी जगह मेरी इमेज का फॉर्मेशन होगा। ध्यान रखने वाली बात क्या है बेटा? जब भी मैं इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करूंगा तो डॉटेड लाइन में एक्सटेंड करूंगा। डॉटेड लाइन में एक्सटेंड करने का मतलब ये हो गया कि जो इमेज मेरे को मिल रही है वो कैसी है? वर्चुअल है। जो इमेज मेरे को मिल रही है वो कैसी है? वर्चुअल है। प्लेन मिरर में कैसी इमेज मिलेगी? वर्चुअल मिलेगी, और डॉटेड लाइन के थ्रू मैं इसको एक्सटेंड करूंगा। अब दूसरी बात, वर्चुअल के साथ साथ जो मेरी इमेज होगी वो कैसी होगी? इरेक्ट होगी। इरेक्ट मतलब सीधी। अगर मैं अपने आप को शीशे में देखता हूं,
तो जब मैं अपने आप को शीशे में देखूंगा बेटा, तो मैं उसमें कैसा देखूंगा कि बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ, जहां पर मेरा सिर है वहीं पर शीशे में मेरा सिर दिखेगा, जहां पर मेरे पैर हैं वहीं पर मेरे पैर दिखेंगे, जहां पर मेरे टोज होंगे वहीं पर मेरे टोज दिखेंगे मिरर में। ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं शीशे में देख रहा हूं और सीधा खड़ा हुआ हूं, ऊपर मेरे पैर ऊपर दिख रहे हैं और सिर नीचे लग रहा हूं। अगर ऐसा होने लग जाएगा तो वो उस तरीके की इमेज को कहेंगे हम इन्वर्टेड। वो कैसी हो जाएगी? इन्वर्टेड। और इरेक्ट मतलब सीधी, सीधा खड़ा हूं सीधी दिख रही है, तो मेरी कैसी इमेज हो गई? वो इरेक्ट हो गई। अगला, अब जब जो जहां पर मेरी इमेज का फॉर्मेशन होगा बेटा, जहां पर प्लेन मिरर के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन होगा, वो जो डिस्टेंस होगी मिरर से, वो सेम होगी किसकी डिस्टेंस से? जितनी दूरी पे मेरा ऑब्जेक्ट रखा होगा। दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैं अपने आप को देखूं शीशे के अंदर और शीशे में, और शीशे से अगर मैं 2 मीटर की दूरी पर रखा हूं, खड़ा हुआ हूं, तो इमेज का जो फॉर्मेशन होगा शीशे के अंदर वो भी 2 मीटर पीछे होगा। ऐसा लगेगा कि 2 मीटर पीछे मेरी, शीशे के पीछे 2 मीटर पीछे से मेरी इमेज फॉर्मेशन हो रही है। तो जितनी डिस्टेंस होगी ऑब्जेक्ट की मिरर से, उतनी ही डिस्टेंस मेरे को मिलेगी किसकी? इमेज की मिरर से पीछे की तरफ। समझ में आया कि नहीं आया? जो भी इमेज फॉर्म, बेटा नेक्स्ट पॉइंट, जो भी इमेज फॉर्म होगी प्लेन मिरर में, वो सेम डिस्टेंस पे होगी इन फ्रंट ऑफ, जितनी दूरी पर मेरा ऑब्जेक्ट होगा। ये हो गया इमेज साइज इज इक्वल टू इमेज ऑब्जेक्ट। अगला पॉइंट मेरा ये कहता है, अब देखो जैसे मैंने अपने आप को मिरर में देखा, जितना बड़ा मेरा साइज होगा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट का साइज होगा, मेरा साइज का मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट का साइज होगा, उतनी ही बड़ी मेरे को इमेज की साइज मिलेगी। उतनी ही बड़ी मेरे को किसकी साइज मिलेगी? इमेज की। तो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर अगर इमेज का साइज है, तो इस तरीके की इमेज जो फॉर्म होगी वो केवल किसमें होगी? प्लेन मिरर के अंदर। वो किसमें होगी? प्लेन मिरर के अंदर। प्लेन मिरर के अंदर ऑब्जेक्ट के साइज की, जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा वही इमेज का साइज होगा। चौथी बात, लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड, प्लेन मिरर में इमेज जो फॉर्म होती है वो कैसी होती है बेटा? लेटरली इन्वर्टेड होती है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या हो गया? वो अपने आप में सेपरेट टॉपिक है, यहां देखते हैं। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब ये होता है बेटा, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ऑब्जेक्ट इज इन द फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर, द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम लेफ्ट साइड ऑफ इमेज एंड लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर टू बी राइट साइड ऑफ द इमेज। अब जैसे कि मान लीजिए मैं शीशे के सामने खड़ा हुआ हूं, अब मैं शीशे के सामने खड़ा हुआ हूं बेटा, तो मेरी ये वाली साइड जो है वो राइट साइड है, ये वाली साइड जो है मेरी राइट साइड है। पर जब उधर से मैं अपनी इमेज देखूंगा, तो उसमें राइट साइड जो होगी, वो जब मेरे को अपने आप को ऐसे देखूंगा, तो मेरे को तो वो इस तरीके से दिखाएगा। तो मेरी वाली राइट साइड तो ये वाली हो गई ना, तो इमेज की राइट साइड तो ये वाली हो गई ना। पर मेरे को कहां दिख रही है? वो इस वाली साइड पे दिख रहा है हाथ मेरा। अगर मैं यहां से राइट हैंड उठाऊंगा, तो मेरा जो यहां वाला उठेगा इमेज में, मेरा ये वाला उठेगा। तो इसका मतलब क्या है? यहां का राइट और यहां का लेफ्ट, जो मेरी राइट साइड है वो मेरी इमेज के हिसाब से क्या हो गई? लेफ्ट साइड हो गई। ये कहना चाह रहे हैं हम। नहीं आई बात समझ में अभी भी? दोबारा बताता हूं एक बार और। जब भी हम अपने आप को प्लेन मिरर के अंदर देखेंगे, प्लेन मिरर के जब जब हम अपने आप को प्लेन मिरर के अंदर देखेंगे बेटा, तो इमेज जो हमारी हम देख रहे हैं इस तरीके से, तो जो हमें इमेज हमारी देख रही है, हमको एज ऑब्जेक्ट मान के चलो कि वो इमेज भी हमें देख रही है, तो जब वो इमेज हमें देखेगी, तो उसका राइट साइड तो ये वाला हो गया ना। तो उसका जब राइट साइड ये वाला हो गया और हमने अपना ये वाला राइट साइड उठाया, तो इमेज में उसका जो हाथ उठेगा वो कौन सा उठेगा? लेफ्ट साइड वाला उठेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? यही हो गया कि जो ऑब्जेक्ट अगर प्लेन मिरर के सामने रखा है, तो राइट साइड जो होगी ऑब्जेक्ट की, वो तो हो गई उसकी लेफ्ट साइड, और जो लेफ्ट साइड हो गई ऑब्जेक्ट की, वो हो गई उसकी क्या? राइट साइड। और जब हम ये वाला उठाएंगे, तब वो अपना इधर से हमें देख रहा होगा, तो वो ये वाला उठाएगा। तो हमारी लेफ्ट साइड, उसकी राइट साइड। इसी को बोलते हैं हम क्या? लेटरली इन्वर्टेड या फिर लेटरल इन्वर्जन। ये किस कारण से होता है बेटा? ये होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण से। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण से लेटरल इन्वर्जन फिनोमेना घटता है। और इस तरीके की इमेज केवल किसमें बनेगी? प्लेन मिरर में। अभी बता के चुका हूं, लेटरली इन्वर्टेड इमेज नेचर कैसा होता है इमेज का प्लेन मिरर में? लेटरली इन्वर्टेड। अब लेटरली इन्वर्टेड का मतलब समझ में आ गया होगा आपको। तो प्लेन मिरर में कैसी इमेज बनेगी? लेटरली इन्वर्टेड। अगला टॉपिक क्या है बेटा? यूज ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के हम कहां यूज करते हैं? प्लेन मिरर का यूज आप अपने आप को देखते हैं उसमें शीशे में, तो इसमें हम अपने आप प्लेन मिरर का यूज करते हैं। ड्रेसिंग टेबल में लगा होता है, बाथरूम में लगा होता है बेटा प्लेन मिरर। दूसरा, यूज इन मेकिंग पेरिस्कोप्स, इंस्ट्रूमेंट बनाने के काम में आता है पेरिस्कोप्स। अगला, फिटेड एट द ब्लाइंड टर्न्स, ड्राइवर कैन सी व्हीकल कमिंग फ्रॉम द नेक्स्ट साइड टू प्रिवेंट एक्सीडेंट। अगर मान लो कोई ब्लाइंड टर्न है, ब्लाइंड टर्न मतलब अचानक से आने वाला टर्न है, और जैसे आप यहां से आप यहां टर्न मारो, तो यहां से जब आप यहां टर्न मारोगे, ये बीच में गैप है, कोई व्हीकल यहां से आ रहा है, कोई व्हीकल यहां से आ रहा है, और हमारा जो टर्न है वो यहां से है, तो हमें तो यहां से, ये जब ये व्हीकल यहां जाएगा, तो यहां से तो दिख नहीं रहा ना इधर से कौन सा व्हीकल आ रहा है, तो यहां पर मिरर लगा दिया हमने, तो जैसे ही यहां से जाएंगे तो यहां पर दिख रहा है कि कोई व्हीकल आ रहा है, तो स्पीड अपनी कम स्लो कर ली बेटा, स्लो कर ली, और जब वो व्हीकल निकल जाए फिर अपने व्हीकल निकाल लिया, या देख लिया कितना अगर रोड 30 मीटर की है या 40 मीटर की, तो देख लिया कितने मीटर में वो निकल जाएगा और कितने मीटर हमें चाहिए हमारा व्हीकल निकलने के लिए। तो इसलिए ब्लाइंड टर्न्स में मिरर लगा होता है, जिससे कोई भी दूसरी साइड के व्हीकल को भी हम देख सकें। सेम उधर से भी है, उधर वाले व्हीकल को भी दिख जाएगा, इधर से कोई व्हीकल आ रहा है तो वो सावधान हो जाएगा। तो इससे क्या बेटा? एक्सीडेंट प्रिवेंट हो जाएंगे, जो भी एक्सीडेंट होने वाले होंगे वो बच जाएंगे।
कुछ प्लेन मिरर हमारे बेटा क्या कहते हैं शॉप्स में भी लगाए जाते हैं, जैसे कि ज्वेलरी शॉप्स में, जिससे थोड़ा सा बड़ी बड़ी चीजें दुकान दिखने लगती है। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं किसका, प्लेन मिरर का। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, मान लो ये प्लेन मिरर है, ये वाली जो रे है बेटा वो है इंसिडेंट रे हमारी। अब इंसिडेंट रे और मिरर के बीच का जो एंगल अगर 35 है, तो हमसे अगर वो पूछता है कि ये वाला एंगल बताओ, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछ सकता है, या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी पूछ सकता है। मान लो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछ ले इसमें, बताओ क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, अब ये मान लो ये 35 डिग्री का एंगल है, ये पूरा होगा 90 का। अब 90 में से अगर मैं 35 को माइनस कर दूं, तो ये निकल के आ जाएगा मेरा कितना, 55। और आपको मालूम है एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये क्या हो गया मेरा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो गया मेरा, 55 हो गया। और किस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है, मान लो आप यहां हो, यहां खड़े हुए हो, जो कि प्लेन मिरर से 4 मीटर की दूरी पर हो, प्लेन मिरर से कहां पर हो, 4 मीटर की दूरी पर हो। तो अगर तुम आपसे पूछा जाए कि इमेज का फॉर्मेशन कहां होगा, आपकी आपकी इमेज का फॉर्मेशन कहां होगा बेटा, तो मान लो अगर आप मिरर से 4 मीटर की दूरी पर खड़े हो, तो इमेज का फॉर्मेशन हमारा होगा 4 मीटर बाद ही। क्यों क्यों सर 4 मीटर बाद क्यों होगा, अभी बता के चुके हैं। इसकी प्रॉपर्टी होती है बेटा, क्या इमेज जो फॉर्म्ड होगी वो कैसी होगी, सेम डिस्टेंस पे होगी बिहाइंड द मिरर। इमेज भी क्या होगी, ये इमेज का फॉर्मेशन है ना, ये तो इमेज है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो इमेज जो होगी वो इक्वल डिस्टेंस पे होगी मिरर से, जितनी डिस्टेंस में मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। समझ में आया कि नहीं आया। मान लो एक क्वेश्चन और ऐसे अराइज है, अगर इसमें यूं कहा जाए आपसे कि आपकी हाइट जो है यहाँ पर, ये आप खड़े हुए हो और इसकी आपकी हाइट जो है 2 मीटर की है। अब पूछा जाए कि क्या कहते हैं और इमेज की हाइट कितनी होगी, सिंपल सी बात है बेटा 2 मीटर ही होगी, सेम साइज की होती है। 2 मीटर कैसे हो सकते, 2 मीटर तो हो गया आपका 6.6 फुट लगभग आपके पास, तो 2 मीटर की हाइट होगी ऑब्जेक्ट की। बेटा अब अगला टॉपिक देखते हैं, उसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया था उम्मीद करता हूं। अब देखिए, अब इसमें हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कर्व सरफेस। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कर्व सरफेस क्या होता है बेटा, ठीक है। स्फेरिकल मिरर जो मैंने बताया था कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स तरीके के होते हैं पहले वाली स्लाइड में, तो आज मैं उनको डिस्कस करूंगा कि कॉनकेव कैसा होता है और कॉन्वेक्स कैसा होता है, और उसके बाद मैं अगला टॉपिक बताऊंगा बेटा प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक से कि कॉनकेव मिरर कैसे होते हैं। देखो बेटा, एक तो सबसे बड़ी बात होती है कि ये जो दोनों मिरर होते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स, वो मेरे स्फेरिकल होते हैं। स्फेरिकल मतलब जो सर्किल में हो, सर्किल की फॉर्म में, स्फीयर की फॉर्म में हो। तो इसमें कॉनकेव जो मिरर होता है, अब देखिए केव का मतलब क्या हो गया, गुफा हो गई। तो केव में क्या होता है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो वो केव जैसा हो, मतलब जहां से लाइट मेरी टकरा के रिफ्लेक्ट करे बैक, वो केव जैसा हो, तो वो क्या कहलाएगा, कॉनकेव, कॉनकेव सरफेस हो जाएगा। और उसके उल्टा जो हो जाएगा बेटा, वो मेरा हो जाएगा कॉन्वेक्स। उसके उल्टा मेरा कौन सा हो जाएगा, कॉन्वेक्स सरफेस, जिसमें उभरा हुआ पार्ट जो हो मेरा स्फेरिकल मिरर का, वो अगर वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो वो मेरा क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा। डेफिनेशन देख लेते हैं, टेक प्लेस एट द कॉनकेव सरफेस और रिफ्लेक्टिंग ऑफ लाइट टेक प्लेस एट द कॉनकेव सरफेस, और इसमें रिफ्लेक्टिंग ऑफ लाइट टेक प्लेस एट द कॉन्वेक्स सरफेस। बल्जिंग आउट सरफेस, कॉन्वेक्स में क्या होता है, बल्जिंग आउट, बाहर की तरफ होता है, निकल उभरा हुआ होता है। तो ये हो गया हमारा कॉनकेव, जिसमें गुफा बननी है देखिए अंदर की तरफ, तो कॉनकेव याद करने का तरीका है बेटा एक बार। और कॉन्वेक्स क्या होता है, जिसमें क्या कहते हैं, उभरा हुआ, बल्जिंग आउट होता है। अब समझते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है बेटा। सेंटर ऑफ कर्वेचर ऐसे देखेंगे डायग्राम के थ्रू। देखिए ये मेरा स्फेरिकल मिरर है और ये मेरा कौन सा बेटा, कॉनकेव है। अब इसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। अ सेंटर ऑफ होलो स्फीयर ऑफ अ ग्लास, ये क्या होता है, सेंटर होता है किसका, जैसे कि अब मैं इसको स्फीयर को पूरा कर दूं, स्फेरिकल मिरर को पूरा कर दूं, इस तरीके से डॉटेड लाइन से मैंने यहां तक इसको क्या कर दिया, पूरा कर दिया। अब थोड़ा सा स्फीयर थोड़ा खराब हो रहा है, तो उसको मैनेज कर लेंगे आप। अब मैं इसको मान लो स्फीयर को पूरा कर दूं, तो ये क्या होता है, सेंटर होता है किसका, होलो स्फीयर ऑफ ग्लास। ये जो होलो स्फीयर है उस ग्लास का क्या है, सेंटर है, जिसका मिरर क्या है बेटा, हिस्सा है, जिसका इस स्फीयर ऑफ ग्लास का मिरर एक केवल पार्टी तो है, उसका जो सेंटर होगा वो मेरा क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऐसी, ये तो हो गया कॉनकेव का। अब कॉन्वेक्स का देख लो, कॉन्वेक्स का भी अगर मैं इसको पूरा कर दूं, स्फीयर को पूरा कर दूं, तो इस स्फीयर का सेंटर क्या हो गया, ये पॉइंट ही तो हो गया। ये जो पॉइंट होगा इसी को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका सेंटर क्या होगा, ये पॉइंट होगा, ये होगा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान रखने वाली बात क्या है इसमें, कॉनकेव का जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो कहां होगा, फ्रंट में होगा, और कॉन्वेक्स का जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होगा बेटा, बैक में होगा, पीछे की तरफ होगा, ठीक है। अब कॉनकेव में क्या होगा, जिस तरफ से मेरा रिफ्लेक्टिंग ऑफ लाइट होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा, उस तरफ बनेगा मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। और कॉन्वेक्स में जो जहां पर मेरा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा है जिस सरफेस से, उस सरफेस से नहीं बनेगा, उसके पीछे बनेगा मेरा क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हो गया मेरा कॉन्वेक्स का। अगला अगला पॉइंट क्या है बेटा, सेंटर ऑफ द स्फेरिकल शेल। ये जो सेंटर होगा, ये जो स्फेरिकल मिरर है ना, इसका जो क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होगा वो मेरा क्या कहलाएगा, पोल।
पोल क्या होगा, जो सेंटर होगा मेरा किसका, मिरर का, जो मिरर का सेंटर होगा वो मेरा क्या कहलाएगा, पोल कहलाएगा। दूसरा प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है बेटा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, कोई भी सीधी लाइन जो मेरे सेंटर ऑफ कर्वेचर के पॉइंट को पास करे और पोल को पास करे, उसी एक्सिस ऑफ लाइन को मैं क्या बोलूंगा, प्रिंसिपल एक्सिस। ये सीधी लाइन क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें ये वाली सीधी लाइन क्या कहलाएगी बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस। अब अपर्चर क्या होता है, अ पोर्शन ऑफ मिरर इन विच द रिफ्लेक्टिंग ऑफ लाइट टेक प्लेस, वो पोर्शन मिरर का यहां से यहां तक, वो पोर्शन मिरर का या फिर जहां तक मेरा रिफ्लेक्टिंग ऑफ लाइट टेक प्लेस, मतलब किसी भी मिरर में जहां तक मेरा मेरा लाइट का रिफ्लेक्शन पॉसिबल हो, वहां से लाइट जाए, टकराए और लौट के वापस आ जाए, वो पार्ट मिरर का क्या कहलाएगा, मेरा अपर्चर। अपर्चर क्या कहलाएगा बेटा, वो हिस्सा मिरर का जितने हिस्से में से लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाए, उसको बोलेंगे हम क्या, अपर्चर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक की दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको बोलूंगा मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। कॉनकेव में आगे की साइड होगी और कॉन्वेक्स में कहां होगी बेटा, पीछे की तरफ होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, ध्यान से समझना प्रिंसिपल फोकस। देखो अब हमने कॉनकेव मिरर बना लिया बेटा, ये मेरी होगी प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाली जो एक्सिस होगी मेरी कौन सी होगी, प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में कोई भी रे ऑफ लाइट जा रही है, ये ऊपर भी जा रही है और नीचे भी जा रही है। अब मिरर में इन पॉइंट्स पे ये इंटरसेक्ट करेंगी, टकराएंगी और उसके बाद वो क्या होंगी, रिफ्लेक्ट होंगी बैक। तो जब ये रिफ्लेक्ट होंगी तो एक ही पॉइंट से पास होगी, इस पॉइंट से। ये जो पॉइंट होगा ये प्रिंसिपल एक्सिस पर लाई करेगा, इसी पॉइंट को मैं बोलूंगा बेटा क्या, प्रिंसिपल फोकस। ऑल द पैरेलल लाइट रेज, ऑल द पैरेलल लाइट रेज टू द प्रिंसिपल एक्सिस, सारी की सारी पैरेलल जो लाइट रेज हैं वो किसके पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के, एंड विच पासिस थ्रू द वन पॉइंट विच इज लाई ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल फोकस। जितनी भी पैरेलल लाइट रेज होंगी प्रिंसिपल एक्सिस में एक पॉइंट लाई करेगा, उससे जब वो पास हो जाएंगी तो उसी को बोलूंगा मैं क्या, प्रिंसिपल फोकस। तो यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। चलिए बेटा अब अगला टॉपिक देखते हैं। पहले हमने क्या देखा था, प्रिंसिपल फोकस देखा था कॉनकेव मिरर के अंदर। अब हम प्रिंसिपल फोकस देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर के अंदर। ध्यान देने वाली बात यह है इसमें कि प्रिंसिपल फोकस जो था कॉनकेव मिरर में वो कहां था, फ्रंट में था, और कॉन्वेक्स मिरर में प्रिंसिपल फोकस कहां होगा, बिहाइंड होगा, मिरर के पीछे की तरफ होगा, पीछे की तरफ होगा बेटा मिरर के। अब देखो कैसे, अगर ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है, इस प्रिंसिपल एक्सिस पर अगर कोई भी लाइट रेस पैरेलल आएंगी, मेरे प्रिंसिपल एक्सिस की लाइट रेस क्या आ रही है, पैरेलल आ रही है, तो यहां इस तरफ से बेटा क्या कहते हैं, रिफ्लेक्ट बैक होंगी। और इसी जब लाइट रेस को मैं एक्सटेंड कर दूंगा तो मेरे को प्रिंसिपल फोकस कहां मिल जाएगा, इस पॉइंट पर मिलेगा। इसी पॉइंट को जो बोलेंगे हम, इसी को बोलेंगे बेटा क्या, प्रिंसिपल फोकस, जहां पर ये सारी की सारी क्या होंगी, इंटरसेक्ट होंगी। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस। इसकी डेफिनेशन ये दे रखी है, a point on a principal axis from which a beam of light rays initially parallel to the axis, सबसे पहले तो वो पैरेलल है एक्सिस के, then appear to be diverged, और ऐसा लग रहा है कि वो डाइवर्ज हो रही है, किसके बाद, आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो क्या हो गई, आप डाइवर्ज हो गई है, ऐसा अपीयर हो रहा है फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर। तो उसी पॉइंट को मैं बोलूंगा क्या, प्रिंसिपल फोकस। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या है बेटा, अगर यहां पर जो मेरा था कॉनकेव मिरर के अंदर जो फोकल लेंथ थी वो कहां थी, प्रिंसिपल फोकस से पोल के बीच की दूरी को मैं बोलूंगा फोकल लेंथ। किसके पीछे, फोकस और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच की डिस्टेंस को मैं फोकल लेंथ बोलूंगा। यहां पर किसमें, कॉन्वेक्स में, कॉन्वेक्स में क्या हो जाएगा, पीछे की तरफ जो मेरे को प्रिंसिपल फोकस दे रखा होगा वो, उसके बीच की दूरी और पोल के बीच की दूरी को मैं बोलूंगा फोकल लेंथ। इन दोनों के बीच की दूरी को क्या बोलूंगा, फोकल लेंथ बोलूंगा बेटा। अब हमें क्या देखना है, रिलेशन देखना है, किस किस के बीच में रिलेशन देखना है, स्फेरिकल मिरर में जो क्या कहते हैं, मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है और फोकल लेंथ जो होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। तो फोकल लेंथ जो होती है मेरी वो क्या होती है बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है। फोकल लेंथ जो होगी मेरी रेडियस ऑफ कर्वेचर की क्या होगी, हाफ होगी। फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होगी, फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की क्या होगी, हाफ होगी। अब देखो एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर मेरी 20 सेंटीमीटर है तो मेरे को फोकल लेंथ बतानी है बेटा। रेडियस ऑफ कर्वेचर मेरी कितनी दे रखी है, 20, तो मेरे को फोकल लेंथ बतानी है, डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे बेटा तो ये आ गई 10, और सेंटीमीटर में तो ये भी सेंटीमीटर में आ गई फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। किसी को कोई डाउट हो, इसी तरीके से क्या कहते हैं, हो सकता है 20 की जगह 30 दे दे, 40 दे दे, 50 दे दे, हाफ कर देनी है, बस फोकल लेंथ आ जाएगी मेरी। अगर मेरे को मान लो फोकल लेंथ दे रहा है, यहां पर क्या दे रहा है मेरे को, फोकल लेंथ दे रहा है, और मुझसे रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछे, जैसे जैसे मान लो यहां पर कर दे रहे हैं, अब हमें उसने फोकल लेंथ दी थी 20, अब मुझसे पूछता है रेडियस ऑफ कर्वेचर बताओ, तो फोकल लेंथ क्या होती है मेरी, रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। तो अब मैंने फोकल लेंथ की जगह 20 लिख दिया बेटा, 20 इज इक्वल टू r/2, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मेरी कितनी आ जाएगी, 40। अगर इसमें मेरे को सेंटीमीटर में दे रखी है यूनिट तो ये भी सेंटीमीटर,
तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मेरी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, ध्यान रखना। तो यहां से एक रिलेशन निकल के आता है क्या, 2f इज इक्वल टू आर। रेडियस ऑफ कर्वेचर मेरा क्या है, डबल है, किसका, फोकल लेंथ का। रेडियस ऑफ कर्वेचर मेरा फोकल लेंथ का क्या है, डबल है। अब कुछ रूल पड़ेंगे किस तरीके की इमेज हमारी फॉर्म होती है कॉनकेव मिरर के अंदर। कॉनकेव मिरर में किस तरीके की इमेज फॉर्म होती है, सबसे पहले डायग्राम देखेंगे, इमेज के फॉर्मेशन के रूल्स पढ़ रहे हैं कॉनकेव मिरर में। अब ये सारे के सारे मिरर हमारे क्या हो गए, कॉनकेव मिरर हो गए। चार रूल है, मेनली चार रूल है। तो चार रूल कौन से वो देख लेते हैं। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट मेरी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आएगी बेटा, पैरेलल आएगी, तो वो कहां से पास करेगी, फोकस से। तो वो कहां से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। अगर कोई रे ऑफ लाइट मेरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है, तो दोबारा वो किस पर लौट जाएगी बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने आपको बता के चुका हूं पहले ही, जो स्फेरिकल मिरर होता है उसका सेंटर होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, तो वो दोबारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। अगर कोई रे ऑफ लाइट मेरी कहां आ रही है बेटा, पोल पे गिर रही है, इस पॉइंट पे गिर रही है, तो वो क्या करेगी, ये हो गई इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, तो ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल बी के बीच में जो एंगल बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो मेरा क्या होगा, इक्वल होगा किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमारा सेकंड लॉ है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकंड लॉ। पहला लॉ क्या कहता था, पहला लॉ कहता था तीनों तीनों रे जो है हमारी एक ही प्लेन पे लाई करेंगे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे लाए हो ना सेम प्लेन। तो ये दूसरा वाला क्या कहता था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये दूसरा लॉ ही है। चौथा क्या कहता है बेटा, अगर कोई यहां पर क्या था, पैरेलल आ रही थी, फोकस से पास हो रही थी, अब यहां पर फोकस से पास हो रही है, तो क्या हो जाएगी रे ऑफ लाइट, पैरेलल हो जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। ये प्रिंसिपल एक्सिस की मेरी क्या हो जाएगी, रे ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट कैसे आएगी, फोकस से पास होगी, तो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये मेरे चार क्या हो गए बेटा, लॉज हो गए। इसको मैंने लिख भी रखा है, आप अपने नोट्स में मेंशन कर लेना, लिख लेना, पढ़ लेते हैं एक बार। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासिस थ्रू फोकस, पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो फोकस से पास हो जाएगी। दूसरा क्या कह रहा है, पासिस टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, रिफ्लेक्ट बैक ऑन द सेम पाथ। अगर पास होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी सेम पाथ पर, उसी पाथ पर वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, थर्ड, पासिस थ्रू द फोकस बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पासिस थ्रू द फोकस, फोकस से पास होगी, तो वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, पैरेलल हो जाएगी। पहले प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से पास होगी तो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। और चौथा क्या कह रहा है, इंसिडेंट एट द पोल रिफ्लेक्ट मेकिंग सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर वो इंसिडेंट होगी कहां पर, पोल पर गिरेगी, तो रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी सेम एंगल बना के, दोबारा रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी, एंगल दोनों क्या बनाएंगे, सेम एंगल बनाएंगे। किसके साथ, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, इस वाली एक्सिस के साथ दोनों क्या मिलकर क्या बनाएंगे, सेम एंगल बनाएंगे। तो ये मेरे क्या होगा बेटा, चार लॉज हो गए किसके, इमेज के फॉर्म, जो किससे फॉर्म होगी, कॉनकेव मिरर के द्वारा। कॉनकेव मिरर के द्वारा कैसे इमेज फॉर्म होगी, इसके ये चार लॉ पढ़ लिया हमने। एक पॉइंट साइड ये रह गया है, ये और देख लेते क्या लिखा है, इट इज वर्चुअल फोकस, फोकस इज सिचुएटेड बिहाइंड द मिरर। हाँ, इसका पॉइंट है बेटा ये, किसका, जो प्रिंसिपल फोकस हम पढ़ रहे थे कॉन्वेक्स का, कॉन्वेक्स का जो प्रिंसिपल फोकस होगा वो कैसा होगा, वर्चुअल फोकस होगा। वर्चुअल है तभी तो डॉटेड बन नहीं है, वर्चुअल मैंने बताया था बेटा, रियल होती है किस पे मिलती है, स्क्रीन पर, वर्चुअल किस पे मिलती है, मिरर पर। तो ये क्या होगा, वर्चुअल फोकस होगा, और ये कहां बनेगा, बिहाइंड द मिरर। वर्चुअल फोकस कहां मिल रहा है मेरे को, बिहाइंड द मिरर। तो हमने इसमें क्या डिस्कस कर लिया बेटा, प्रिंसिपल फोकस डिस्कस कर लिया, कॉन्वेक्स का, कॉनकेव का, फिर चार लॉ पढ़ लिए किसके हमने, किस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन होगा कॉनकेव मिरर में। अब इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं बेटा, कि फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर, किस तरीके से कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्म होती है। और जो कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्म होगी बेटा, अलग अलग तरीके की होगी, डिफरेंट टाइप ऑफ इमेज फॉर्म होगी कॉनकेव मिरर के अंदर। डिफरेंट टाइप की जो इमेज फॉर्म होगी कॉनकेव मिरर के अंदर, ये किस पर निर्भर करेगा, ये निर्भर करेगा कि मेरे ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन के हिसाब से मेरी इमेज फॉर्म होगी कॉनकेव मिरर के अंदर। अब जैसे मान के चलिए, ये हमने अभी आपसे डिस्कस करके चुके हैं, ये होता है पोल, ये होता है फोकस, ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हो गया बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और पीछे हो गई इन्फिनिटी, बिल्कुल पीछे चलते चले इन्फिनिटी। तो बेटा सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे पोल और फोकस के बीच में। एक केस पढ़ेंगे हम जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा, पोल और फोकस के बीच में। फिर कहां रखा होगा, फोकस पे रखा होगा। फिर कहां रखा होगा, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा होगा। फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट पीछे रखा होगा, और उसके बाद रखा होगा बेटा एक बार कहां, इन्फिनिटी पर। तो मैंने कौन से कितने केस हो गए, 1 2 3 4 5 और एक ये 6। इन 6 केसेस को पढ़ना है। तो इसमें इमेज का फॉर्मेशन अलग अलग तरीके का होगा। याद करने का तरीका बता दे रहा हूं, कैसे 6 केसेस बनने हैं, पोल और फोकस के बीच में, फिर थोड़ा थोड़ा पीछे चलते चले जाओ, फिर फोकस और कर्वेचर के बीच में, फिर कर्वेचर के पीछे, और फिर इन्फिनिटी।
अब देखो पहला केस पढ़ते हैं हम, जब मेरा ऑब्जेक्ट आ रखा है पोल और फोकस के बीच में, ये मेरा पोल हो गया, ये मेरा फोकस हो गया, इन दोनों के बीच में मेरा कहां रखा है, क्या रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है। अब देखिए, अब मैंने जो लॉ पढ़ाए थे इनके, मतलब किस तरीके, चार तरीके के वो बताए थे, जब मेरा पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस से पास होगी, फोकस से पास होगी पैरेलल हो जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को वापस हो जाएगी, और जब मेरी इंसिडेंट रे पोल पे आएगी तो वो कहां से बेटा, तो वो इक्वल एंगल बनाएगी, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल जो होगा वो इक्वल होगा किसके, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के। ठीक है, जब कोई रे ऑफ लाइट मेरी पोल पे आएगी तो रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल इक्वल होगा नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के। तो इन्हीं चार केसेस को यूज करके मेरे को अलग अलग डायग्राम बनाने हैं इन 6 केसेस पर, और इनमें से हर बार 2 लेने हैं, क्योंकि 2 रे से ही मेरी क्या कहते हैं इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो इन केसेस में से 2 केसेस उठाने हैं, और 6 केसेस में हर बार 2 लॉ उठाने हैं और लगाने हैं, और उसके बाद हमें इमेज का फॉर्मेशन करना है। तो पहला केसेस क्या कहता है, मेरा इमेज मेरी मेरा ऑब्जेक्ट कहां रखा है, पोल और फोकस के बीचों बीच। तो देखिए हमने ले लिया पोल, ये ले लिया फोकस, इसके बीच में मेरा ऑब्जेक्ट रखा है। अब क्या कहता है बेटा, अगर मेरे कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो फोकस से पास होगी। ठीक है, और दूसरा क्या कहता है कि एक अगर मेरे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को वापस आ जाएगी लाइट रे। तो इस अगर इन दोनों लाइट रे को मैं इधर एक्सटेंड कर दूंगा तो इमेज का फॉर्मेशन कहां होगा मेरा, बिहाइंड द मिरर। इमेज का फॉर्मेशन कहां होगा बेटा, इस स्फेरिकल मिरर के पीछे। तो पहला क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा बिहाइंड द मिरर, इमेज कहां बनेगी, मेरे मिरर के पीछे बनेगी। दूसरा वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट मतलब मेरी वर्चुअल कहां होगी बेटा, वर्चुअल का मतलब क्या होता है, जो स्क्रीन पे नहीं मिलती, जो स्क्रीन पे नहीं मिलती उसको बोलेंगे हम वर्चुअल। और इरेक्ट हमेशा एक बात ध्यान रखना, वर्चुअल और इरेक्ट क्या होगा, साथ साथ बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट साथ साथ होगा, और रियल के साथ हमेशा कैसी बनेगी, इनवर्टेड बनेगी। रियल के साथ इन्वर्टेड, वर्चुअल के साथ इरेक्ट। तो वर्चुअल बनेगी इमेज पीछे बन रही है मेरा के, वर्चुअल हो गया, और इरेक्ट सीधी है, इरेक्ट हो गई। लार्जर देन ऑब्जेक्ट और मैग्नीफाइड, और ये देखो ये मेरी ऑब्जेक्ट है, इतना साइज है मेरी ऑब्जेक्ट का, और इमेज का साइज क्या है, इसको अगर मैं नाम दे दूं ए और बी, तो इमेज का साइज क्या है मेरा, ए डैश बी डैश। तो इमेज मेरी क्या हो गई, बड़ी हो गई, किसके कंपैरिजन में, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है इसमें, अगर मेरा ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होगा तो इसमें दो तीन चीजें याद रखने की है बेटा। एक तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि कौन से इसमें लॉ अप्लाई करेंगे हम, जिससे क्या कहते हैं मेरा इमेज का फॉर्मेशन हो जाए। तो पहले तो याद रखना, एक ये अप्लाई करेंगे कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से पास होगी, एक ये वाला ये रे बनाएंगे, और एक लाइट रे ऐसी जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी और सेंटर कर्वेचर को वापस आएगी। इसी इन दोनों को एक्सटेंड कर दूंगा पीछे की तरफ, मिरर के पीछे, तो मेरे को इमेज कैसी मिलेगी, बड़ी मिलेगी, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, वर्चुअल मिलेगी, इरेक्ट मिलेगी, और क्या बनेगी, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। पोजीशन बता रहा हूं, मिरर की पोजीशन क्या होगी हमारी इमेज की, मिरर के पीछे। अब ये वाले इस तरीके के जो मिरर होते हैं बेटा, हम अगर मेरे कहां यूज किए जाते हैं, ये यूज किए जाते हैं शेविंग मिरर के रूप में। जब हम शेविंग मिरर होता है, या फिर क्या कहते हैं जो छोटा मिरर होता है जिसमें हम अपने आप को देखते हैं, तो जो हमारा फेस होता है उसमें एनलार्ज होकर दिखा देता है। अगर मैंने अपना फेस किसके बीच में रखा होगा, अगर मेरा फेस वहां पर पोल और फोकस के बीच में होगा, थोड़ा पास से देखेंगे हम उसको, तो वो हमारी क्या कहते हैं चेहरे को कैसे दिखाएगा, एनलार्ज करके, मैग्नीफाई करके दिखा देगा। ठीक है, और डेंटिस्ट भी यूज करते हैं इस तरीके के मिरर को बेटा। ठीक है, इसमें क्या होता है, डेंटिस्ट मिरर इज अ स्मॉल कॉन्केव मिरर फिटेड इन अ फ्रेम विद अ लॉन्ग हैंडल। एक ये डायग्राम बनाया है, ये एक लॉन्ग हैंडल है, इसमें ये मिरर इसमें फिट कर दिया गया है, जो कि क्या कहते हैं विच गिव मैग्नीफाइड इमेज ऑफ टूथ। अब ये दांतों को देखते हैं, तो अब अंदर से देखेंगे तो उसको उसकी इमेज क्या होनी चाहिए, बड़ी दिखनी चाहिए, तो उसके लिए क्या उसको अंदर डालते हैं बेटा इस इंस्ट्रूमेंट को, इसके जरिए उसको वहां की जो इमेज होती है वो थोड़ी बड़ी दिख जाती है, जिससे ये क्या पता चलता है कि क्या प्रॉब्लम है, और उसको ठीक करने में, ऑपरेट करने में उनको हेल्प होती है, इजीली वो ऑपरेट कर सकते हैं उसको। तो कौन के मिरर हमने पढ़ लिया, कौन के मिरर के अंदर ये पहला वाला केस पढ़ लिया, जिसके अंदर मेरा ऑब्जेक्ट का रखा है पोलर फोकस के बीच में रखा है। दूसरा केस क्या कहता है मेरा, अब मेरा जो ऑब्जेक्ट होगा वो कहां पर आ जाएगा, फोकस पर आ जाएगा। जब मेरा ऑब्जेक्ट कहां आ जाएगा, फोकस पे, तो इसका रे डायग्राम ये होगा। अब देखिए जब फोकस पे आ जाएगा तो इसके लिए दोबारा हमने 2 रे जो बनाए हैं, वो ये 2 रे लिए हैं। अगर कोई मेरी प्रिंसिपल एक्सिस से पहले आएगी, फोकस से पास हो जाएगी, दोबारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को वापस हो जाएगी। तो इसमें जो इमेज का फॉर्मेशन होगा बेटा, इसमें कहां होगा, अब ये जो होंगी ये पीछे चलती चली जाएंगी, ये दोनों पीछे चलती चली जानी है। अब इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो कहां होगा, इन्फिनिटी पे। फोकस पे जब भी ऑब्जेक्ट रखा होगा तो इमेज का फॉर्मेशन कहां होगा, इन्फिनिटी पे होगा, बहुत पीछे चलती चली जाएंगी। अब ये बहुत जब पीछे चलती चली जाएंगी तो कहीं ना कहीं तो जाके इंटरसेक्ट करेंगे, तो जब कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट करेंगे बेटा, तो ये क्या होगा, नीचे चलती चली जा रही है, नीचे चलती चली जा रही है। अब नीचे जाती चली जाएंगी तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस ये और इमेज हो जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, एक तो नीचे की तरफ बनेगी इमेज, तो रियल हो गई और इन्वर्टेड हो गई, इन्वर्टेड हो गई, उल्टी बन रही है। ऑब्जेक्ट मेरा ऐसे है और ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है मेरा, और मेरी दोनों लाइट इस तरीके से जानी है, रे ऑफ लाइट, तो इस तरीके से जाएंगी तो मेरी इमेज इस तरीके से बनेगी, तो मेरी रियल भी होगी, इन्वर्टेड भी होगी, और हाईली मैग्नीफाइड, बहुत ज्यादा मैग्नीफाइड हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी जो इमेज बनेगी मेरी। ठीक है, अगला
अच्छा, ये यूज किसे करते हैं हम? अब जो हमारे क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं, आपने टॉर्च देखी होगी। तो टॉर्च में क्या होता है, जब मैं बल्ब को अगर फोकस पे रख दूं, अगर बल्ब को मैं फोकस पे रख दूं, तो वो क्या करेगा बेटा, जब जब हमने बल्ब जला उसका, तो वो क्या करेगा, जैसी जो भी लाइट हो, वो सारी बहुत सारी उसमें से लाइट रेज निकलेंगी। तो उसमें जो बहुत सारी जो लाइट रेज निकलेंगी, वो क्या करेंगी, वो डाइवर्ज होंगी। पर वहां पर एक कॉन्केव रिफ्लेक्टर लगा होता है। आपने देखा होगा जो जो टॉर्च होती है, उसमें वो कैसा होता है, एक कोनिकल शेप में होता है, इस तरीके से कोनिकल शेप में होगा। इसमें पीछे की तरफ बल्ब होगा और आगे की तरफ ये इस तरीके से थोड़ा थोड़ा चौड़ा होता चला जाता है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से वो सारी की सारी लाइट रेज क्या होती है, जो डाइवर्ज होती है, उनको इकट्ठा कर लेता है कौन, कॉन्केव रिफ्लेक्टर। इकट्ठा करके फिर वो उसको एक साथ देता है। तो इसमें क्या होता है, और जो लाइट रेज निकलेंगी इसमें से, वो कैसे निकलेंगी, पैरेलल भी निकलेंगी और काफी दूर तक जाएंगी। एक बार पढ़ के देख लेते हैं, व्हेन लाइट बल्ब प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ द कॉन्केव मिरर। जब लाइट बल्ब को मैं कहां रख देता हूं, लाइट बल्ब को फोकस पे रख देता हूं, कॉन्केव मिरर के आगे मिरर लगा होता है, कॉन्केव मिरर के फोकस पे रख दिया मैंने लाइट बल्ब को। तो रिफ्लेक्ट कॉन्केव मिरर रिफ्लेक्टर द डाइवर्जिंग लाइट रेज ऑफ द बल्ब, जो बल्ब की जो डाइवर्जिंग लाइट रेज होती हैं, जो डाइवर्ज करेंगे, अलग अलग दिशाओं में भागेंगे, आर कलेक्टेड कॉन्केव रिफ्लेक्टेड, वो उसको कौन कलेक्ट कर लेगा, कॉन्केव रिफ्लेक्टर जो होता है, ये वही है जो इस तरीके से बना होता है। कॉन्केव रिफ्लेक्टर उसको कलेक्ट कर लेगा एंड देन रिफ्लेक्टेड टू प्रोड्यूस अ स्ट्रॉन्ग एंड पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो कलेक्ट करने के बाद वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, एक स्ट्रॉन्ग और पैरेलल बीम ऑफ लाइट वो देगा, टॉर्च होगी हमारी। तो उसके अंदर हम इसको यूज करते हैं, और इसमें बल्ब हमारा कहां रखा होता है, फोकस पर रखा होता है। अगला केस, थर्ड केस में क्या है बेटा, अगर मेरा ऑब्जेक्ट अब कहां आएगा, यहां पर मेरा फोकस पे आ गया, फोकस से और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आएगा। अब ऑब्जेक्ट मेरा कहां रखा है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। अब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मेरे बीच में जब ऑब्जेक्ट होगा, तो बेटा दोबारा वही डायग्राम लेंगे हम। एक तो बनाएंगे पैरेलल बीम ऑफ लाइट, फोकस से पास होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर वापस आएगा। तो इसमें आप देख रहे हो कि ये यहां पर आके मीट हो जाएगी, यहां पर आके मिल गई। अब इसका मतलब क्या है, ये तो मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, ये मेरी इमेज हो गई। अब इमेज को देखो, इमेज का साइज एक तो बड़ा है ऑब्जेक्ट के साइज से, फिर उल्टी है इमेज मेरी, इन्वर्टेड है, और इमेज की पोजीशन क्या है, सी के पीछे। तो तीनों चीजें लिख देंगे हम, क्या, एक तो लिखेंगे बेटा, एक तो लिखेंगे इमेज जो मिलेगी हमें कहां मिलेगी, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। दूसरी बात, जो हमें इमेज मिलेगी बेटा, वो कैसे मिलेगी, रियल और इन्वर्टेड। इन्वर्टेड उल्टी है, और रियल मतलब हमारी कॉमन नहीं है बेटा, मिरर के आगे ही तो बन नहीं है, तो रियल हो गई, और इन्वर्टेड उल्टी है। और थर्ड चीज क्या है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का साइज ये है और ये हमारी इमेज का साइज ये है, तो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी हो गई मेरी क्या, इमेज। तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट। इसमें ध्यान रखना, नोट में क्या लिखवाया मैंने, रियल हमेशा किसके साथ आएगा बेटा, इन्वर्टेड के साथ, और वर्चुअल हमेशा किसके साथ आएगा, इरेक्ट के साथ। वर्चुअल हमेशा किसके साथ आएगा, इरेक्ट के साथ, और रियल हमेशा इन्वर्टेड, रियल, इन्वर्टेड, वर्चुअल, इरेक्ट। तो मैंने तीन बताए हैं अभी तक। जब मेरा कहां रखा हो, पोलर फोकस के बीच में रखा हो, पोलर फोकस के बीच में रखा हो, तो बिहाइंड द मिरर मिलेगी बेटा, बिहाइंड द मिरर मिलेगी, बड़ी मिलेगी, और कैसे मिलेगी, लार्जर देन ऑब्जेक्ट हो गई, बिहाइंड द मिरर हो गई, और इरेक्ट और वर्चुअल मिलेगी, क्योंकि पीछे मिल रही है, मिरर के पीछे मिल रही है। दूसरा केस बताया मैंने, जब फोकस पे होगा तो इन्फिनिटी में मिलेगी। इन्फिनिटी में मिलने का मतलब क्या है, बहुत दूर जा रही है, और जब बहुत दूर जाएगी तो इसका मतलब क्या हो गया, बहुत ज्यादा बड़ी हो गई, हाईली एनलार्ज हो गई, और उल्टी मिलेगी, इरेक्ट, और इरेक्ट मिलेगी, और कैसे मिलेगी, रियल, क्योंकि मिरर के आगे मिल रही है। तीसरा केस बताया मैंने, जब मेरा ऑब्जेक्ट कहां रखा हो बेटा, आप फोकस से पीछे जाओ, फोकस से पीछे जाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा हो। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में मेरा ऑब्जेक्ट रखा होगा, तो उसमें मेरे को कहां मिलेगी, इमेज कहां मिलेगी बेटा, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे मिलेगी। जब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट होगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे मिलेगी। रियल और इन्वर्टेड मिलेगी, रियल क्यों मिलेगी, मिरर के आगे बनना है, इन्वर्टेड क्यों मिलेगी, रियल के साथ इन्वर्टेड बनेगा, वैसे भी उल्टी बन रही है, डायग्राम बना के देख लिया हमने, तो उल्टी बन रही है। इरेक्ट होती तो ऊपर बनती, तो रियल और इन्वर्टेड हो गई। और तीसरा क्या है, ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी हो जाएगी। तो ये तीन केसेस को भी हमने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद हम कहां रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे, फिर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे, फिर इन्फिनिटी पे। यहां तक आप स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। अगला केस देखते हैं बेटा। अब हमने तीन केस जो डिस्कस कर लिए हैं पहले, एक तो हमारा था पोलर फोकस के बीच में, फिर हम रखा फोकस पे, उसके बाद रखा बेटा फोकस से पीछे और कर्वेचर, फोकस से पीछे मतलब फोकस और कर्वेचर के बीच में। अब रखूंगा मैं कर्वेचर पे, फिर कर्वेचर के पीछे बियॉन्ड सी, और उसके बाद फिर इन्फिनिटी। तो सबसे पहले आया कर्वेचर पे। जब मेरा ऑब्जेक्ट कर्वेचर पे रखा होगा, तो मेरे क्या कहते हैं, दो रूल लगाए बेटा मैंने, क्या, एक तो पैरेलल गई, फोकस से पास हो गई, और जब फोकस से पास हुई तो पैरेलल हो गई, तो यहां पर जाके इंटरसेक्ट करेगी। अब यहां पर इंटरसेक्ट करेगी बेटा, तो अगर जब हम देखेंगे इसको, तो ये हमारी इमेज फॉर्म हो गई। अब जो इमेज का नेचर होगा वो कैसा होगा, देखते ही पता चल रहा है बेटा, एक तो ये इन्वर्टेड है, मिरर के आगे है, रियल हो गई, इन्वर्टेड भी है, रियल भी है। उसके साथ साथ बेटा देखो, और जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही मेरी इमेज का साइज है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर है हमारी इमेज, इमेज का साइज। और साथ के साथ क्या है बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही फॉर्म हो रही है, जिस जगह पे मेरा ऑब्जेक्ट रखा है उसी जगह पे मेरी क्या फॉर्म हो रही है, इमेज फॉर्म हो रही है। तो कहने का पर्पस ये है कि जो हमारा अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा, तो हमारी इमेज भी फॉर्म होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, सेम साइज की होगी, और
रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। नेक्स्ट केस फिफ्थ क्या कह रहा है, अब हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर रख दिया, अब इसके पीछे जाएंगे। ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा है। देखिए इससे पहले के जो हमने तीन केसेस को डिस्कस किया है, उसमें जो मैंने रूल्स लिए हैं बेटा, उसमें कौन से लिए हैं, एक तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है और सेंटर कर्वेचर को वापस आ रही है, और पैरेलल जा रही है और फोकस को वापस आ रही है, पैरेलल जा रही है और फोकस से पास हो रही है। यहाँ पर जो मैंने केस लिया है, यहाँ पर मैंने दो अलग कौन से केस लिए हैं, बस ये याद रखना, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तब मेरे क्या कहते हैं जो दो रूल है वो चेंज हो जाएंगे। उसमें से एक रूल तो सेम रहेगा, जिसमें से पैरेलल जाएगी फोकस से पास होगी, और दूसरा ये हो जाएगा जो फोकस से जाएगी और पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस पे। ये हो गया फोर्थ केस। अब फिफ्थ केस पे आ जाइए। फिफ्थ केस पे कह रहा है बियॉन्ड सी रखा हुआ है मेरा, कहाँ रखा हुआ, बियॉन्ड सी के पीछे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। अब सी के पीछे रखा हुआ है तो बेटा इसमें भी दोबारा जो शुरू के तीन केस जो हमने डिस्कस किए थे उसमें जो रूल लिए थे वही सेम रूल इसमें लेंगे। पैरेलल जाएगी फोकस से पास होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो जाएगी। जब इस तरीके से मैं डायग्राम बनाऊंगा तो उसके बाद मेरा जो इमेज बनेगी मिलेगी बेटा वो मुझे कहाँ मिलेगी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में मेरे को इमेज मिलेगी। आगे मिल रही है मेरे के रियल हो गई बेटा, उल्टी इरेक्ट हो गई मेरे को, और देखो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी मिल रही है, ऑब्जेक्ट की साइज से छोटी मिल रही है, फोकस और कर्वेचर के बीच में मिल रही है, और साइज भी इसका क्या है, स्मॉल है, और रियल और इन्वर्टेड है। तो ये नेचर हो गया इस तरीके की इमेज का। समझ में आया कि नहीं आया? अब इसका एक तरीके का एग्जांपल ऐसे भी देख सकते हो, जब आप कोई भी शाइनी स्पून लो तो स्पून का जो क्या कहते हैं वो जो होगा कर्व सरफेस होगा, उसमें जब आप देखोगे तो आप एक सुटेबल डिस्टेंस पर रखना उसको, तो आप देखोगे कि आपका जो फेस है उसमें उल्टा नजर आएगा। कैसा आएगा, उल्टा नजर आएगा बेटा, और आपका चेहरा जो होगा उसमें छोटा हो जाएगा। जो साइज है अभी आपके चेहरे का वो फेस का साइज जो होगा स्मूथ पे देखने में छोटा दिखाई देगा। ठीक है, अब अगला केस डिस्कस करते हैं बेटा। अगर मेरा ऑब्जेक्ट कहां रखा हो, इन्फिनिटी पे रखा हो, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा होगा तो किस तरीके से डायग्राम बनेगा बेटा, पहले ये देख लो, इसमें भी चेंज हो जाएगा डायग्राम। दो में चेंज हुआ है, ध्यान रखना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रूल चेंज कर दिए मैंने, और इन्फिनिटी पे जब मेरा ऑब्जेक्ट होगा उस पर रूल चेंज कर दिए। तो देखिए इसमें क्या होगा, जब मेरा पोल पे गिरेगी इंसिडेंट रे तो रिफ्लेक्ट होकर आ जाएगी। तो इसमें एक तो ये वाला रूल लागू होगा बेटा, जब पोल पे गिरेगी तो फिर हमारा पोल से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। दूसरा क्या, पैरेलल आएगी तो फोकस से पास होती है। तो देखिए इसमें क्या होगा, इमेज जो होगी वो किसमें मेरी कहां पर फॉर्म होगी, फोकस पे फॉर्म होगी। इमेज मेरी कहां फॉर्म होगी, फोकस पे फॉर्म होगी बेटा। दोनों देखो इंटरसेक्ट कहां कर रहे हैं, इस पॉइंट पर कर रहे हैं, तो इमेज मेरी फॉर्म होगी कहां पर, फोकस पर। दूसरा रियल एंड इन्वर्टेड, मिरर के आगे बननी है रियल, उल्टी बननी है इन्वर्टेड, और रियल के साथ इन्वर्टेड आता है, साथ साथ चलते हैं दोनों। हाईली डिमिनिश स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, अब इंफिनिटी पे है मेरा ऑब्जेक्ट, तो इंफिनिटी मतलब बहुत पीछे रखा हुआ है, तो उसका साइज तो बहुत बड़ा हो गया ना। तो उसके कंपैरिजन में जो मेरी इमेज का साइज होगा बेटा वो कैसा होगा, बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा होगा। ठीक है, तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, हाईली डिमिनिश बहुत छोटा होगा, और ऑब्जेक्ट के साइज से बहुत छोटा होगा, और हाईली डिमिनिश मतलब बहुत ही छोटा होगा। अब यूज क्या है इसका, डॉक्टर हेड मिरर में भी यूज किया जाता है। अब ये हमें एक्सप्लेन करेंगे अभी, जब मैं पूरी तरीके से यूजेस पढ़ूंगा कॉनकेव मिरर के। तो पहले आप डिस्कस करते हैं यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर का हम इस्तेमाल कहां करते हैं बेटा, शेविंग मिरर के रूप में। ये क्या कर देता है, एनलार्ज कर देता है इमेज ऑफ द फेस। जैसे कि कॉनकेव मिरर को हम यूज करते हैं शेविंग मिरर के रूप में, जैसे कि हमने यहाँ रख दिया, तो जब हम उसमें अपना फेस देखेंगे तो वो हमें क्या कर देगा, हमारे फेस की जो साइज होगा वो क्या कर देगा, बड़ा करके दिखा देगा कॉनकेव मिरर। दूसरा हम ये इसमें डेंटिस्ट यूज करते हैं, जिससे वो लार्ज इमेज देख सके टीथ की, उसको मुंह के अंदर डाल देंगे वो उसको, और उसके थ्रू क्या कहते हैं जो जहां पर भी उनको देखना है उसको, उसकी इमेज को वो क्या कर देगा, बड़ा करके दिखा देगा, जिससे वो आसानी से और उसको ठीक कर सके कोई भी प्रॉब्लम है तो। रिफ्लेक्टर इन टॉर्च एंड व्हीकल हेडलाइट्स, और ये कहां यूज होता है, टॉर्चेस में यूज होता है, और व्हीकल हेडलाइट्स में मैंने बताया था कि फोकस पे रख दो और मिरर को आगे लगा दो, तो उसमें से अगर मेरी रे ऑफ लाइट निकलेगी फिर वो जब उस पर टकराएगी मिरर पे तो बेटा वो पैरेलल हो जाएंगी, और पैरेलल होने के बाद वो क्या आएंगी, सीधी जाएंगी और स्ट्रॉन्ग जाएंगी। अगला अब इसको डिस्कस करते हैं हॉट डॉक्टर हेड मिरर के रूप में। डॉक्टर हेड मिरर, अब डॉक्टर ने हेड पे क्या कर लिया बेटा, एक मिरर मान लिया, इसमें पॉइंट बहुत छोटा सा मिरर होता है इसमें। जब बहुत सारी लाइट रेज इस पे गिरेंगी तो, और ये क्या होगा बेटा मेरा, इंफिनिटी से आ रही है। अब ये मिरर तो बहुत छोटा हो गया ना, तो इसके कंपैरिजन में जहां से भी लाइट रेज आएंगी वो मान लीजिए इंफिनिटी से आ रही है। तो जब इस पॉइंट पर गिरेगी, तो इस पॉइंट पर गिरने के बाद तो वो फोकस किस पर करेगी बेटा, जहां हमें देखना है हम अपने सिर को हिलाकर जिस पॉइंट पे हमें फोकस करना है उस पॉइंट पर फोकस कर देंगे, जिससे क्या होगा, हमें आराम से वो चीजें क्लियरली दिख जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो डॉक्टर हेड मिरर में भी यूज किया जाता है हमारा कॉनकेव मिरर, साइज को साफ साफ देखने के काम में आता है। अगला टीवी डिश एंटीना टू रिसीव टीवी सिग्नल फ्रॉम द डिस्टेंस कम्युनिकेशन सैटेलाइट। अब जैसे कि मान लो कोई सैटेलाइट है, तो सैटेलाइट में भी हमारे कौन से मिरर लगे होते हैं, कॉनकेव मिरर लगे होते हैं। सैटेलाइट इस तरीके का होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, कॉनकेव मिरर लगा, ये कॉनकेव मिरर लगा होता है, और यहाँ पर हमारा एक इस तरीके से डिवाइस लगी होती है। तो ये क्या करेगी बेटा, जब हमारे क्या कहते हैं सिग्नल्स आए तो ये इससे टकराएंगे और ये क्या कर लेगा, इस तरीके से रिसीव कर लेंगे।
और ये यहाँ पर क्या कर लेंगे इकट्ठे। तो कौन के मिरर क्या कर देता है, एक साथ टीवी सिग्नलों को इकट्ठा कर लेता है इस डिवाइस में। नेक्स्ट, यूज इन द फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी टू फोकस द सनरेज फॉर हीटिंग सोलर सनलाइट। हाँ, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आगे वाला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं।